क्या ये कोई मजाक है? मैं एक आम दोपहर की तरह अपने लिविंग रूम में थी। तभी महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने देखा कि बगल वाली बिल्डिंग की छत पर दो आदमी बैठे थे। उनके पास कैमरा था जो मेरी तरफ ही मुड़ा हुआ था। किस दुनिया में इसे सही माना जा सकता है? ये किसी की प्राइवेसी में बेहुदा दखल है। एक लाइन है जिसे आप कतई क्रॉस नहीं कर सकते और यहाँ सारी लाइनें क्रॉस कर दी गई। बीते मंगलवार को आलिया भट्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह लिखा था। साथ में था दो फोटोज का एक कोलाज। ये फोटोज आलिया की परमिशन के बगैर खींचे गए थे और ना सिर्फ खींचे गए थे बल्कि प्रसारित भी किए गए। आलिया ने अपनी निजी स्पेस में दखलंदाजी करने के लिए इन फोटोग्राफर्स को अपनी पोस्ट के जरिए कॉल आउट किया। मुंबई पुलिस को भी साथ में टैग किया। कई सेलिब्रिटीज ने आलिया के इस पोस्ट को अपने अनुभव बताते हुए रीशेयर भी किया। इस एपिसोड को शूट किए जाने तक इस केस में लेटेस्ट अपडेट यही है कि बांद्रा पुलिस ने आलिया भट्ट से बात की। आगे जो भी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जनाना रिपब्लिक में। आज के एपिसोड में हम इस हफ्ते की महिलाओं से जुड़ी दो बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात होगी पड़ोस की बिल्डिंग से छिपकर आलिया भट्ट की फोटो खींचने वाले मामले पर। बात करेंगे इसके जरूरी पहलुओं पर। फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेंस्ट्रुअल लीव से जुड़ी PIL को डिसमिस करने को लेकर। शुरुआत करते हैं आज के पहले मुद्दे से। प्रीति, आलिया भट्ट के केस से पहले भी कई सेलिब्रिटीज अपने जो एक्सपीरियंसेस है इस तरीके के कि पैपराजी आते हैं और उनके प्राइवेट स्पेस में बड़ी अनवांटेड तरीके से दाखिल हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे पैपराजी कल्चर पर? क्या ये टू मच हो जाता है कभी कभी? क्या कोई लिमिट होनी चाहिए? व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, इट्स अ क्रिएशन ऑफ आवर ओन, मतलब वी क्रिएटेड दिस बीस्ट। और ये पहले इंटरनेशनली जैसा था उतना इंडिया में नहीं था, पर अब पूरा पापराजी कल्चर जो हम इंटरनेशनली हॉलीवुड में देखते थे अब वो यहाँ पर भी देखने को आ रहा है। और ये होना ही था। मैं इसको ऐसे ही मानती हूँ क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे सेलिब्रिटीज ने, हमारे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने, जो इनके वो होते हैं, मान लीजिए जो इनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इनके सेक्रेटरीज होते हैं, वो बहुत बार फोन करके पापराजी को बोलते हैं कि कैसे होता है देवांशी के अगर कोई जा रहा है एयरपोर्ट के पापराजी को कैसे पता चलता है कि ये स्टार इस वक्त ये फ्लाइट लेगा और ये इधर उतरेगा और ये यहाँ से जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन वहां पर लेके कैमरा खड़े रहते हैं कि आज तो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आएगा। हाँ, कि कैसे होता है, हाँ कैसे होता है कि वहां पे कैमरे खड़े हो जाते हैं? कैसे होता है कि अगर जानवी सारा जिम जा रही होती हैं और जिम से बाहर आ रही होती हैं तो उसके सामने कैमरे होते हैं? या मलाइका अरोड़ा जब जिम जाती हैं, बहुत अच्छी बॉडी है उनकी, जब जिम जाती हैं और वापस आती हैं तो कैसे है उनकी फोटोग्राफ्स ले ली जाती हैं और वो ओब्लाइज भी कर लेते हैं। तो एट अ लेवल, क्योंकि ये उनकी सहमति से होता है बहुत हद तक। अब वो हद ये कब कौन पार कर जाए वो एक इश्यू है। तो अगर आप टिप ऑफ देंगे पापराजी को, पापराजी क्या होता है? एक तो जो शेड्यूल्ड फोटोशूट्स होती हैं कि जिसपे आपकी सहमति हो, वो आप पहले से प्लान करें, एक फोटो शूट करें। जैसे मैगजीन्स में फोटो निकलती हैं बहुत सारे, अगर कोई पार्टी में जाए वहां पर फोटोग्राफर हो किसी मैगजीन का या पब्लिकेशन का और वो पब्लिश करे। पापराजी होता है कि आपको पता नहीं है पर आप जैसे कहीं जा रहे हैं और आपको मिल गए बहुत सारे फोटोग्राफर्स और वो फ्रीलांस होते हैं बहुत सारे, ऑनलाइन एकदम से वो हो जाता है। अगर हम देखें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हैंडल्स हैं जो सिर्फ पापराजी हैंडल्स हैं। ये मेरा इसमें एक बहुत क्लियर मानना है कि जब आपने इसको खुद क्रिएट किया है, कब क्या होता है ना, जब आप एक मॉन्स्टर क्रिएट करते हो आपको वो फिर आइडिया नहीं होता कि आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हो। आपने क्रिएट तो कर दिया पर आप उसके जो ये मॉन्स्टर इसी दायरे में काम करेगा, ये कंट्रोल नहीं, आप फिर कंट्रोल नहीं रहता है, देन इट बिकम लाइक अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। तो मुझे लगता है जैसे वेस्ट में ये पापराजी कल्चर हुआ था वैसे ये इंडिया में आया। पहले बहुत सेलिब्रिटीज ने इसका फायदा भी उठाया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आलिया भट्ट ने उठाया, पर मैं बोल रही हूँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इसका मार्केटिंग, प्रमोशन, सब कुछ, मतलब सब टिप ऑफ जाते थे और इन्होंने फायदा भी उठाया। पर अब कब वो कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा पार कर दी, क्योंकि आलिया भट्ट, मतलब अगर आप देखें तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि आप अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, आपकी विंडो से कोई आपकी फोटो ले ले तो
टेक्स्ट बुक केस अगर आप बोले, मतलब अगर हम, मेरे को और देवांशी को खड़े होकर बोलना चाहिए कि बहुत बुरा हुआ, ये तो सारी हदें पार कर दी, जैसा आलिया भट्ट ने बोला कि ये तो पापराजी ने सारी हदें पार कर दी हैं, और ये सब। और अगर उनके नजरिए से देखें तो देवांशी ऐसा है कि चलिए, जैसे आलिया भट्ट, उनके जो हस्बैंड है रणबीर, उनकी जो मदर इन लॉ है नीतू, तीनों मिलकर गई थी पापराजी से मीट करने। जो बहुत सारे जो यूजुअल पापराजी फोटोग्राफर्स होते हैं वही लोग होते हैं, एक ग्रुप से अगर मान लीजिए, उनसे मिलने गई थी, रिक्वेस्ट की थी कि देखिए मेरी बच्चे की फोटो मत लीजिएगा, क्योंकि आलिया और रणवीर की अभी एक छोटी सी लड़की है, अभी बेबी हुआ है, कि उनकी फोटो मत लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट किया था। आपने वो रिक्वेस्ट किया था। अब जो इधर तो उस मायने से देखे तो चलिए बहुत बहुत मतलब इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी है, सब कुछ है, पर मैं इसको देखती हूँ, देखिए एक अंग्रेजी में सेइंग है, इफ इट गेट्स टू हॉट इन द किचन देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ द किचन। मतलब अगर बहुत आपको कुछ बहुत आपको लग रहा है तो आप बिल्कुल ही अपना पापराजी से इंटरेक्शन बंद करें, फिर बांधते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आलिया भट्ट का क्या है या क्या नहीं है, पर अगर अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, पर अगर आप पूरे बॉलीवुड को देखें तो 99% बॉलीवुड के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, जो उनकी पीआर टीम है, जो भी मान लीजिए, वो रूटीन पे पापराजीज को टिप ऑफ देते हैं कि हमारी ये स्टार जो हैं, या स्टार मतलब जो भी हैं, कि ये इधर जा रही है, उधर जा रही है, आप इनकी यहाँ पे फोटो ले सकते हैं, और वो बाकायदा रुक के फोटो देती हैं वहां पर। और मतलब लगता है जी, एग्जैक्टली। तो फिर कहां पर ये लाइन आपको ड्रॉ करनी चाहिए? देखिए, अगर आप एक यूटोपियन वर्ल्ड मान लीजिए कि अगर सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल सही हो, तो हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी हरकत कोई करे, पर आपको पता नहीं है वो कहां तक सीमित रहेगा। यस प्रीति, एक और चीज आती है इसमें, हमने उनका पॉइंट देखा, जो सेलिब्रिटीज हैं वो किस तरह से ये पूरा सब कुछ होता है, कैसे फोटोशूट्स होते हैं, कैसे पेपराज़ी आते हैं। एक और चीज इससे निकल कर आती है, हम देखते भी हैं किस तरह से पूरा इन्वेसिव जर्नलिज्म होता है। क्या टू मच इंफॉर्मेशन, जैसे अभी आपने कहा भी कि वो रुक के खुद भी देते हैं इतना, लेकिन क्या यहाँ पर मोरल करप्शन की बात आती है अंदर की, कि इतनी हद हो जाती है कि पड़ोस की बिल्डिंग से बैठकर ये यहाँ तक जाना पड़ रहा है? एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जो वो कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि उधर क्या, आपको क्या लगता है? दिवांशी, अब मैं इसका एक फ्लिप साइड देती हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम इनको दोनों नजरिए से देखें। इस नजरिए से देखें दैट यू हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर एंड नाउ इट्स बिकम अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, तो अब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो उस नजरिए से हमने बात कर ली। अब इस नजरिए से देखते हैं, चलिए, इसमें तो आलिया भट्ट की जो बाजू वाली बिल्डिंग थी उस पर खड़े होकर पापराजी फोटोग्राफर्स ने उनकी पिक्चर ली, जो बहुत ही गलत है। पर इसकी जो अगर आप हद जो बोल रहे हैं, प्रिंसेस डायना की मौत कैसे हुई थी? प्रिंसेस डायना पेरिस में जिस गाड़ी में थी, उनको पापराजी चेज कर रहे थे, किसी ने टिप ऑफ दिया था। मुझे नहीं लगता ये प्रिंसेस डायना ने टिप ऑफ दिया था, पर किसी का टिप ऑफ था कि प्रिंसेस डायना इधर डिनर कर रही हैं, और उसके बाद उनकी गाड़ी को चेज किया था पापराजी फोटोग्राफर्स ने, और इसीलिए उनकी गाड़ी आगे स्पीड करती गई उनको पीछा छुड़ाने के लिए, और जब एक अंडर टनल आया, एक कार क्रैश हुआ और प्रिंसेस डायना की मौत हो गई। और ये सब उस वक्त एक कहते हैं टर्निंग पॉइंट आया था इंटरनेशनल पापराजी कल्चर में, कि सबने फिर क्वेश्चन किया था कि व्हाट हैव वी क्रिएटेड, कि मतलब ये क्या हो गया है। तो हर चीज से आपको ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जो पापराजी फोटोग्राफर्स हैं ये आपको एक फ्री पास देता है, क्योंकि आप वो पिक्चर जिसको आपको टिप ऑफ मिल रहा है, चाहे स्टार से मिले या जहां पर, या मतलब जहां वो जा रहे हैं वहां पर किसी ने फोन करके दिया हो, पर आपको भी उसके बहुत मोटे पैसे मिलते हैं। तो आपको भी, अगर ये आपकी रोजी रोटी है, तो थोड़ा तो ईमान होना चाहिए। तो मुझे इसमें मतलब ये दो राय हैं, बहुत अलग अलग राय हैं, पर ये दोनों पहलू रखने जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने विस्तार से इन दोनों पहलुओं को हमारे दर्शकों के सामने रखा। दर्शकों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को डिसमिस कर दिया है जिसमें सभी राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे फीमेल स्टूडेंट्स और वर्किंग विमेन को मेंस्ट्रुअल लीव दिए जाने को लेकर जरूरी फ्रेमवर्क बनाएं।
बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। पीठ ने इस मुद्दे को सरकार के नीतिगत दायरे में आने की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष रखा जा सकता है। आपको बता दें, यह याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की थी। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 के आर्टिकल 14 को इफेक्टिव तरीके से लागू करने का निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। प्रीति, हमने पिछले एपिसोड में जिस टाइम पर ये याचिका दायर हो रही थी, हमने सब्जेक्ट पर बात की, बड़ी खुलकर बात की थी। कई पॉइंट्स मैंने भी जाने थे, जो दो धड़े हैं, जो एक डिबेट चलती रहती है, फॉर में है मेंस्ट्रुअल लीव्स के और अगेंस्ट में है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है जिसमें दो चीजें प्रमुखता से कही गई कि ये मैटर पॉलिसी के दायरे में आता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अप्रोच किया जा सकता है। और इस सबमिशन पर जिसकी हमने बात की थी कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी ये टिप्पणी की कि ये सच था कि अगर एम्प्लॉयर्स को महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव देने के लिए मजबूर किया गया तो यह महिलाओं को काम पर रखने से उन्हें डिस्करेज कर सकता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ डू यू थिंक दिस डिसीजन में इम्पैक्ट द फ्यूचर कोर्स? अगर मैं पर्सनली इसको देखूं तो मैं बहुत सहमत हूँ इससे, क्योंकि जब मेरी और देवांशी की लास्ट टाइम बात हुई थी तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि मैं मेंस्ट्रुअल लीव के हक में नहीं हूँ इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि हमारी देश में मेंस्ट्रुअल लीव देनी चाहिए, क्योंकि मतलब एक बहुत बड़ी फाइट होती है महिलाओं की कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। और हम अगर थोड़ा सा कहते हैं ना, फोकस हमारा शिफ्ट हो जाता है इन चीज़ों के लड़ने के लिए, तो हम जो लार्जर पिक्चर है, जो हमारा महिलाओं की राइट्स के लिए, हम वो फिर खो देते हैं, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल लीव अगर बेनिफिट करेगा, ये सिर्फ 32% रेगुलराइज्ड वर्कफोर्स को बेनिफिट करेगा। तो इसमें आप थोड़े सब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि चलिए मेरे को और देवांशी को तो बहुत फायदा हो रहा है, पर जो 72% महिलाएं हैं उनको तो फायदा नहीं हो रहा है। और अगर हम एक मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ता, आप ही महिलाओं को ही लड़नी पड़ती है, तो महिलाओं की अगर एक आवाज निकलेगी तो या वो मेंस्ट्रुअल लीव के लिए निकलेगी या वो सैनिटेशन फॉर ऑल वुमेन इन वर्कफोर्स निकलेगी। तो मुझे लगता है कि मतलब दैट इज अ बिगर बैटल, वो एक बड़ी लड़ाई है। ये छोटे छोटे मतलब हमको छोड़ देने चाहिए, छोटी छोटी बाद में लड़ लेंगे। तो ये मुझे इसका मुझे एक वो लगता है। पर ऐसी बात भी नहीं है देवांशी कि जैसे अगर आप केरल में देखें, केरल में जो बच्चे जो स्टेट स्कूल्स हैं, जो स्टेट कॉलेजेस हैं, वहां पर केरला की जो सरकार है उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव 2 दिन दे रखी है कि आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। एक और बात बताऊंगी, ये मुझे भी नहीं पता था जब मैं रिसर्च कर रही थी अपने शो के लिए, बिहार में भाई मेंस्ट्रुअल लीव स्टेट गवर्नमेंट 1992 से मेंस्ट्रुअल लीव बिहार दे रहा है और महिलाएं इसको अवेल कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि और वैसे भी अगर हम देखें 6 या 7 देश हैं बस पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग स्पेन नाउ, जहां पर मेंस्ट्रुअल लीव आप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे देश दे रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे इसके और पहलू हैं जहां पर बच्चियों को जो 13 साल 14 साल जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है तो उनको पैड भी नहीं है, बहुत सारी लड़कियों के पास सैनिटेशन नहीं है। जो हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करते हैं वो दबी बातों में बात करते हैं, वो भी हम खुल के नहीं बात कर सकते। तो मुझे लगता है हम इन चीजों में ज्यादा फोकस करें, मेंस्ट्रुअल लीव थोड़ा सा डेवलप हो जाए, बाद की लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। तो प्रीति, मेरा अगला सवाल भी यही था। जैसे स्पेन ने अभी 3 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव देने का फैसला किया, वहां की इक्वालिटी मिनिस्टर इरीन मोंटेरा, उन्होंने कहा कि इन राइट्स के बगैर वुमेन आर नॉट फुल सिटीजन्स। मेंस्ट्रुअल लीव्स पर डिबेट जो होती रही है वो लगातार जारी है, लेकिन जो अभी आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव तरीके की किस तरह से, आई थिंक वर्क प्लेस में कुछ इस तरह की चीजें अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर, और बाहर भी, आपको क्या लगता है कौन से और ऑल्टरनेटिव तरीके और भी हो सकते हैं जिनसे महिलाओं को मदद मिल सके इस पूरे मुद्दे पर? मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ, देखिए मेंस्ट्रुअल लीव मुझे नहीं लगता हमें मांगनी चाहिए, पर जैसे मेरे पीरियड्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते, हो सकता है देवांशी के बहुत डिफिकल्ट पीरियड्स हो। महिलाएं हैं जो एंडोमेट्रियल्स से सफ़र करती हैं, उससे बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो ये मेरे लिए आसान है कहना, पर अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ, अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव की तरफ ना जाएं, पर हम एक तरफ तो जरूर जा सकते हैं कि हम जेंडर सेंसिटिविटी क्रिएट करें। एक मेंस्ट्रुअल लीव नहीं, एक मेंस्ट्रुअल पॉलिसी हम ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करें। अब मेंस्ट्रुअल पॉलिसी क्या है, जिसमें अगर ऐसा ना है कि अगर एक महिला के पास मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है, तो वो 1 या 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सके, अगर वो अवेल करना चाहे तो। और थोड़ा हमको भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा एज अ वर्क कल्चर। जैसे मैं
चलिए मुझे नहीं लगता कि मेंस्ट्रुअल लीव लेनी चाहिए, पर अगर दिवांशी को लगता है और उसको जरूरत है तो मैं ग्रज नहीं कर सकती, मैं नहीं बोल सकती कि तुम क्यों ले रही हो भाई। क्योंकि पता है एक चीज होती है, महिलाओं में भी होती है, अगर एक धड़ जो महिलाओं का 10-15 साल काम कर चुका है, वर्कफोर्स में रह चुका है, हमने मतलब बहुत पापड़ बेले हैं, हमने ये किया है, हमने तो भाई हमारे पास तो सिर्फ अभी 6 महीने की मैटरनिटी लीव हो गई है, हमने तो तब काम किया है जब सिर्फ 3 महीने की मैटरनिटी लीव होती थी, मेरे पीरियड्स पेनफुल होते थे, अब हमने कर लिया, तुम क्यों नहीं कर सकते, इतनी नाजुक क्यों हो। ये महिलाओं के लिए भी होता है कि अब हमने कर लिया, अब हम मतलब अब क्या तुम भी करो, क्या जरूरत है। तो ये थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। आगे आप कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि एक कहावत है महिलाओं के लिए और बहुत सही बैठती है कि मतलब आप इक्वल हो पर आप आइडेंटिकल नहीं हो टू द मेल काउंटर पार्ट, कि हम इक्वल हैं पर हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। तो हमारे जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो थोड़े डिफरेंट है जो हमारे मेल काउंटर पार्ट से हैं। तो हम अगर उन बातों पे सेंसिटाइज हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मेंस्ट्रुअल लीव मेरे लिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमें लेनी चाहिए। और एक आखिरी सवाल कि जैसा कि अभी आपने कहा कि इंक्लूडिंग स्पेन 7 देश ऐसे हैं, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जाम्बिया, ताइवान और अब स्पेन। बात करें लीव्स के यूसेज की, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी तो 2017 में जापानी सरकार के एक सर्वे में ये पाया गया कि केवल 0.9% महिला कर्मचारियों ने जो मेंस्ट्रुअल लीव्स हैं वो क्लेम किए हैं। साउथ कोरिया में 2013 में 23.6 था और फिर 2017 में 19.7 हो गया, मतलब गिरा है, ये लगातार दर गिर रही है। तो प्रीति, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इसलिए ऐसा है क्योंकि पेड लीव्स नहीं है, कंपलसरी पेड लीव्स नहीं है, या कल्चरल इशू है जैसा भारत में भी है, टैबू की तरह देखा जाता है, या फिर औरतें इन्हें खुद नहीं लेना चाहती, वो भी धड़ा है कि उनको दे दिया गया बट दे वांट टू शो कि नहीं हम इनके बिना भी काम कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि क्या जैसे जापान, बहुत पता है हम देखते हैं जापान एक्चुअली सबसे पहला देश था जिसने मेंस्ट्रुअल लीव लागू की थी। हाँ, तो अगर हम जापान को देखें, जापान हम भारत से उतना ही या थोड़ा सा ज्यादा ही कंजर्वेटिव है इन चीजों में। अगर बात करें मेंस्ट्रुएशन की, उनकी भी मतलब बात खुल के नहीं होती है वहां पर। तो एक बहुत एक रीजन ये भी है कि महिलाएं बात ही नहीं करना चाहती है कि मैं मेंस्ट्रुअल लीव ले रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं इन देशों में मेंस्ट्रुअल लीव होते हुए भी सिक लीव लेती हैं कि मतलब मैं क्यों बताऊं, बोलना ना पड़े। तो वही तो वो बात है। अब मतलब इंडिया में तो कहते हैं कि अगर दे दी तो सब मिस यूज करेंगे। ये तो मेरे हमारे न्यूज़ में सबसे ज्यादा चलता है, अगर दे दी तो देखो सब मिसयूज करेंगे। तो अब वो देखिए, वो ये सारी चीजें जब हम मेंस्ट्रुअल पॉलिसी सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस मुद्दे पर भी विस्तार से बात की। हमारे दर्शकों को जरूर कुछ ना कुछ इनपुट्स मिले होंगे, कुछ ना कुछ वो एनलाइटन हुए होंगे इस सब्जेक्ट को लेकर, जो तमाम व्यू पॉइंट्स हैं उन्हें लेकर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी जनाना रिपब्लिक पर कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा दी लल्लन टॉप से। बहुत बहुत शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है लल्लन टॉप, स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।